जो थ्योरी है गैब्रियल आमंड का, वो भी मॉडल बिल्डिंग से संबंध है। बियर एंड उलम ने भी इसी बात को कहा। जोसेफ शुम्पीटर का जो सिद्धांत है, बहुत सारे ये विचारक हैं जो व्यवहारवादी समुदाय से संबंधित है, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित हैं। दे वेरी मच आर्डेंटली बिलीव्ड इन द मॉडल मेकिंग और इन द बिल्डिंग ऑफ ग्रैंड थ्योरीज। लेकिन अस्तित्ववाद इन सब का खंडन करता है। उसने पॉलिटिकल साइंस पर भी प्रश्न लगाए हैं। सबसे बड़ी बात, यह हमारा आपका विषय है, ये है वो ये कहता है कि राजनीति या राजनीति शास्त्र का औचित्य सारहीन हो जाता है यदि ये विषय काल्पनिक चिंतन तक सीमित रह जाता है या दार्शनिक अमूर्त चिंतन तक सीमित रह जाता है। दार्शनिक यानी फिलोसफिकल कंटेम्पलेशन तक यदि ये विषय सीमित रह गया, केवल यूटोपियनिज्म तक सीमित रह गया, केवल ग्रैंड थ्योरी बिल्डिंग में ग्रैंड मॉडल बिल्डिंग तक सीमित रह गया, तो राजनीति शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। ये सारहीन विषय है, हो जाएगा, सारहीन विषय हो जाएगा। इसलिए वो हमको और सबको आगाह करता है। इट ट्राइज टू वेक अप अस ऑल and it motivates us into learning or into trying to inquire about the real problems that are being confronted by the modern individuals or by the modern man. आधुनिक व्यक्ति से तात्पर्य जो 20वीं शताब्दी का जो व्यक्ति था। इस 20वीं शताब्दी के व्यक्ति के समक्ष कौन कौन सी बड़ी चुनौती आ रही थी, उसका अध्ययन करिए। ये कहता था उसका अध्ययन कीजिए, व्यक्ति के संकट का अध्ययन कीजिए और उस संकट का निराकरण कैसे होगा उसके बारे में बताइए। प्लीज डू नॉट टेल अस, डू नॉट सरमनाइज अस, डू नॉट गिव अस ग्रैंड लेक्चर्स, डू नॉट गिव अस ग्रैंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रोसेसेस और ऑफ द मैकेनिज्म्स। यानी जो आधुनिक राजनीति शास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज आई हैं कि जहां पर जिसमें कहा कि जो बिहेवियरलिज्म है, जो 7 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन है, वेरिफिकेशन है, क्वांटिफिकेशन है, प्योर साइंस है ना, ये सारे करते हुए जो 7 जो उसने चरण बताए डेविड ह्यूस्टन ने, उसी को लक्ष्य बनाकर कहता है ये जो जो आर्नोल्ड ब्रेस्ट का जो सिद्धांत है, जो साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बात करता है, अमेरिकन फिलोसफर है आर्नोल्ड ब्रेस्ट, BRECHT, आर्नोल्ड ब्रेस्ट, BRECHT, आर्नोल्ड ब्रेस्ट। यानी इसने भी कहा राजनीति शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। तो इस बात का ये खंडन करते हैं, कहा कि ये लोग तो बिल्कुल राजनीति शास्त्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ये लोग, इस प्रकार के विचारक, इस प्रकार के विचार समुदाय राजनीति शास्त्र को सारहीन बना देंगे। इसलिए वो कहता है, वो लोगों को जगाने का प्रयास करता है अस्तित्ववाद। ओनली टॉक अबाउट द इंडिविजुअल्स, टॉक अबाउट द इंडिविजुअल और द कॉमन मैन हु इज डाउन ऑन द रोड। जो एक आम आदमी सड़क पर पड़ा हुआ, उसके बारे में चिंतन कीजिए, बात बताइए। बारी बड़े बड़े मॉडल्स के बताने में कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अस्तित्ववाद ग्रैंड मॉडल थ्योरीज में, ग्रैंड एक्सप्लेनेशंस में, ग्रैंड नैरेटिव्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। ये विशुद्ध और विशुद्ध रूप से व्यक्ति के अस्तित्व से संबंधित ये विचारधारा है या सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट बात ये है अस्तित्ववाद के बारे में कि अस्तित्ववाद डज नॉट बिलीव इन बिल्डिंग अप अ ग्रैंड ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। अर्थात ये आप जिसे कहते हैं, जो लिटरेचर है, जो सब्जेक्ट से संबंधित जो लिटरेचर है, जो साहित्य सृजन है, उस साहित्य सृजन में उसका विशेष आस्था नहीं, विश्वास नहीं है। यानी वो जो विद्वता का एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि किस व्यक्ति ने कितनी पुस्तकें लिखी, एक व्यक्ति ने कितने लेख लिखे, अभिलेख लिखे। इट इज लीस्ट कंसर्न विद दिस एस्पेक्ट। यू मे बी अ वेरी गुड राइटर, यू मे बी अ वेरी गुड ऑथर, यू मे हैव पेन्ड स्कोर्स ऑफ बुक्स, you may have written a number of articles, you may have published a huge voluminous literature, but that is simply of no use if that does not deal directly with an individual's
with an individual's life. ये सारा साहित्य सृजन जो भंडार अपने 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 पांडित्य का, अपने विद्वता का जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उसके दृष्टि में, अस्तित्ववादियों की दृष्टि में इसका कोई औचित्य नहीं है। आप भंडार बनाते जाइए, एक के बाद एक साहित्य बनाते जाइए, सृजन करते जाइए, लेकिन उसमें उसकी तब तक आस्था नहीं होगी यदि उस साहित्य सृजन का उद्देश्य आम व्यक्ति नहीं है, आम व्यक्ति के समस्याओं का निराकरण से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार के साहित्य सृजन का कोई औचित्य नहीं है। तो एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इज वेरी मच क्लियर एटलीस्ट ऑन दीज फ्यू पॉइंट्स। अब और क्या है, देखिए अस्तित्ववादी अब इसके बारे में और आगे क्या बात करते हैं। देखिए वो 2-3 बातों का और खंडन करते हैं। दे आर अगेंस्ट रेशनलिस्ट एंड एम्पिरियलिस्ट। दे आर अगेंस्ट रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, अर्थात वो रेशनलिज्म के बारे, जैसे हम कहते हैं, अर्थात बुद्धिवाद। रेशनलिज्म इज व्हाट? बुद्धिवाद। और एम्पिरिसिज्म अर्थात अनुभववाद। अनुभववाद को तो फिर भी हम महत्व देते हैं क्योंकि अनुभव से संबंधित है, लेकिन उस प्रकार के अनुभव को महत्व नहीं देते हैं जिस प्रकार के बिहेवियरलिस्ट बात किया करते थे। ऑब्जर्व करिए, किसी फिनोमेना को लगातार ऑब्जर्व करिए और उससे जो आपको ज्ञान मिलेगा उससे आप किसी व्यवस्था को आप अच्छे से समझ पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे। अर्थात उस प्रकार के एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में इनका कोई आस्था नहीं है। अनुभव में है, एक्सपीरियंसेस में है, लेकिन जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, अनुभववादी जो निरीक्षण की पद्धति या प्रणाली है, जो व्यवहारवादियों से उत्पन्न होती है, काफी हद तक उसको ये अस्वीकार कर देता। तो तर्कवाद को, और तर्कवाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद, इन तीनों पर ये कुठाराघात करता, प्रहार करता है। अच्छा, अब तर्कवाद से तात्पर्य क्या है? अस्तित्ववाद जब कहता है कि तर्कवाद अस्तित्ववाद के विरुद्ध है, तो तात्पर्य यहां क्या है? तर्कवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशनलिज्म, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, अकॉर्डिंग टू लॉजिसिज्म, तर्कवाद या बुद्धिवाद, ये दो ऐसी चीजें कहता है कि ये अस्तित्ववाद के विरुद्ध है। क्यों? इसलिए विरुद्ध है क्योंकि तर्कवाद या बुद्धिवाद इस विषय को मानता है, यानी इस बात में विश्वास करता है हम इस विश्व को ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी से समझ सकते हैं। This world could be known, the mysteries of the world could simply be unraveled on the basis of an objective inquiry. इस विश्व को हम समझ सकते हैं, इस विश्व की प्रणाली को, प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं यदि हम इसका एक औपचारिक रूप से निरीक्षण करें। औपचारिक रूप से, औपचारिक और वस्तुपरक निरीक्षण करें, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी करें। ऑब्जेक्टिव, इसका अगर हम अवलोकन करें, ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य वस्तु, एक दो होता है, एक आत्मपरक होता है और एक वस्तुपरक होता है। तो अगर हम वस्तुपरक दृष्टि से, आत्मपरक तो के सब्जेक्टिव, जो हमें अच्छा लगता है हम उसी बात को कहते हैं। जैसे ये कहा जाता है ये सब्जेक्टिव हो गया, हमारी आपकी सब्जेक्टिव सोच हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जो वस्तुपरक सत्यता है वो बिल्कुल अलग होती है। आपको अच्छा लगे या न अच्छा लगे, लेकिन जो सत्यता है, जो वास्तविक सत्यता है, वो हमारे और आपके अच्छे लगने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो तर्कवादी होते हैं, जो विवेकवादी होते हैं, उनका मानना है कि अगर हम तटस्थ होकर औपचारिक रूप से और वस्तुपरक दृष्टि से किसी फिनोमेना का हम अगर अध्ययन करें, किसी घटना का अगर हम वस्तुपरक दृष्टि से अध्ययन करेंगे, तो हमें उसके कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में, उसके कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पता चल जाएगा। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन था या न्यूटन थे। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे एक वन ऑफ द लॉज क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसका वन ऑफ द, जो उसका जो नेचुरल लॉज को उसने अनरेवल किया था, जो ऑब्जेक्टिव लॉज कहता है, ये साइंटिफिक लॉज हैं, वैज्ञानिक जो नियम हैं, ये वैज्ञानिक नियम इसने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से उसने ये जानकारी किया। An object will remain in a stationary stage unless and until some external force is applied to that stationary objective. जैसे उसका एक अन्य सिद्धांत क्या है?
अर्थात स्थिर अवस्था में कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य शक्ति या बाह्य दबाव उस पर नहीं लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इसलिए उसने कहा कि दुनिया इसी नियमों से चल रही है। उसने जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का जो उसने खोज निकाला, उसने देखा कि वृक्ष से फल क्यों जमीन पर गिरता है, क्यों नहीं ऊपर जाता है। उसने कहा देयर इज सम ग्रेविटेशनल पुल इन द अर्थ दैट इज अट्रैक्टिंग द फॉल ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डाउन टू द अर्थ। अर्थात शक्ति में पृथ्वी में कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो शक्ति किसी वस्तु को, अर्थात किसी वस्तु को जो ऊपर से गिर रही है नीचे तक खींच लेती है। लेकिन चूंकि आउटर स्पेस में, बाह्य जगत में, वायुमंडल में, आउटर स्पेस में किसी प्रकार की कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, इसलिए वहां पर वो वस्तु नीचे नहीं गिरती है, वो ऊपर ही चली जाती है या तैरती रहती है वायुमंडल में। तो यानी क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ द नेचर। लेकिन अस्तित्ववाद इस बात को अस्वीकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, अस्तित्ववाद वस्तुपरक निरीक्षण के आधार पर नहीं, वस्तुपरक निरीक्षण पर नहीं टिका हुआ है। आप बाह्य दुनिया का तो आप इस तरह से अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन आप अस्तित्ववाद जो है वो व्यक्ति की आत्मगत आत्मगत घटना होती है। अस्तित्ववाद अर्थात व्यक्ति के आंतरिक जगत का अन्वेषण करता है। वो हमारे आवेगों का, संवेगों का, हमारे संशयों का, हमारी चिंताओं का, हमारे उम्मीदों का, इसका वो अध्ययन करता अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादियों का कोई लेना देना नहीं है कि प्रकृति में क्या घट रहा है, प्रकृति के नियम क्या है। इसलिए वो कहता है कि जो बुद्धिवादी, तर्कवादी जो सिद्धांत है और साथ साथ मार्क्सवादी सिद्धांत है, तो तर्कवादी, विवेकवादी, बुद्धिवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवाद कहते हैं ये तीनों, ये चारों प्रकार के जो ये वाद है वो किसी नियत व्यवस्था पर टिके हैं। कहने का तात्पर्य है अर्थात ये विश्व को एक वेल ऑर्डर्ड सिस्टम मानते हैं। इस दुनिया को मानते हैं कि ये कोई एक निश्चित दूरी पर चल रही दुनिया, ये इस दुनिया में कोई ना कोई एक सिस्टम बना हुआ है। यानी जैसे दिन और रात होती है, ये जो प्रकृति का नियम है या जो प्रकृति का नियम है जो न्यूटन ने बताया, तो अस्तित्ववादियों ने कहा ये तो डिटर्मिनिस्ट फिलॉसफी हो गई। तो जो बुद्धिवादी जो विचारधारा है वो डिटर्मिनिस्ट अर्थात नियतवादी है, यानी ऐसा ही होगा। मार्क्सिज्म भी यही कहता है, मार्क्सवाद भी कहता है जब समाज में शोषण बहुत बढ़ जाएगा तो अपने आप क्रांति हो जाएगी। यानी जब 100 डिग्री के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। यानी ये नियतवादी, इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। तो अस्तित्ववादियों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। अस्तित्ववादियों ने कहा नहीं, ये गलत चीज है। आप वो सारे सिद्धांत जो मार्क्सवाद कहता है, बुद्धिवाद कहता है, विवेकवाद कहता है, तर्कवाद जो कहता है, ये व्यक्ति के अस्तित्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। और क्यों लेना देना नहीं, अब ये भी समझ लीजिए। लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति जो चालित होता है, व्यक्ति जो चलता है, जो हरकत या क्रियाएं करता है, वो बाहरी दुनिया से प्रेरित होकर नहीं करता है। वो अपने आत्म जो जगत है उसके अंदर का जो दुनिया है, व्यक्ति के अंदर की जो दुनिया है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार चल रहे हैं, हमारे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं या जो आवेग आ रहे हैं, हमारे मन में जो संवेदनाएं हैं, हम उससे चालित होते हैं। हम चालित उससे नहीं हो रहे हैं कि जो बाहर दुनिया में घट रहा है। आप दुनिया का अवलोकन करिए, वैज्ञानिक विधियों का आप प्रयोग करिए, लेकिन आप उससे आप प्राकृतिक नियमों की तो खोज कर सकते हैं, जैसे न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या मार्क्स ने जिस प्रकार कहा था। सोशल लॉज को उसने डिस्कवर किया था, सामाजिक कानूनों को डिस्कवर किया था। लेकिन उसने कहा कि अस्तित्ववाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक एक व्यक्ति, एक विचारक एक आम व्यक्ति के आंतरिक जगत का अध्ययन नहीं कर लेता है, तब तक उसका अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहता है
जॉन पॉल सार्त्रे कहता है, अपनी पुस्तक में कहता है, बीइंग इन नथिंगनेस में वो कहता है कि दैट एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का स्थान ज्ञान से पहले है। अस्तित्व का स्थान ज्ञान से पहले। एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब है आगे है, पहले है। तो एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे एसेंस से पहले। एसेंस का मतलब है हम जो है, हमें जो मूल्य है, हमें जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान से पहले हमारा अस्तित्व आता है। हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अन्य स्रोतों से, अर्थात हम गणितज्ञ हो सकते हैं, हम ज्योतिषी भी हो सकते हैं, हम अंतरिक्ष शास्त्री भी हो सकते हैं, हम नक्षत्र शास्त्री भी हो सकते हैं। वी कैन बी गुड एस्ट्रोनॉमर्स, वी कैन बी गुड मैथमेटिशियंस, वी कैन बी गुड एस्ट्रोलॉजिस्ट। हॉब्स अपने आप में बहुत सारे चीज़ों को वो समाहित उसने कर रखा था। ही वॉज सच ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, थॉमस हॉब्स। वो गणितज्ञ भी था, वो कॉस्मोलॉजिस्ट भी था, अंतरिक्ष विज्ञानी भी था। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑल्सो। सब में बहुत सा। ही वॉज अ ग्रेट लॉजिशियन ऑल्सो। बहुत बड़ा तर्कवादी भी वो था। और पाश्चात्य दुनिया में, पाश्चात्य चिंतन के इतिहास में संभवतः हॉब्स के बराबर कोई इतना बड़ा तर्कवादी नहीं रहा होगा जितना हॉब्स था। लेकिन इन चीज़ों को अस्तित्ववाद अस्वीकार कर देता है। उसने कहा हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमारे विचार अभी तो इस प्रकार के हैं और अगले पल वो बदल जाते हैं। इसका कौन सा विज्ञान पता कर सकता है? क्या प्राकृतिक विज्ञान या जो साइंटिफिक जो लॉज है, क्या उसका पता कर सकते हैं? अस्तित्ववादी कहते हैं उसको बिल्कुल कोई नहीं पता कर सकता। इसीलिए कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, अर्थात हमें हमारा जो वास्तविक जो ज्ञान है वो हमारा अस्तित्व से संबंधित होना चाहिए। अगर आप अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाए तो आपका अन्य सारा ज्ञान निरर्थक है। इसलिए कहता है एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और यानी एक प्रकार से पूरी अस्तित्ववादी दर्शन को इस पंक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जॉन पॉल सार्त्रे के द्वारा। इसलिए जो अस्तित्ववादी हैं, जॉन पॉल सार्त्रे हैं, अल्बर्ट कामू हैं, और भी जो विचारक हमने बताए, ये सब लोग एक आम व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं उन बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में। इसलिए कहते हैं कि हमें ना तर्कवाद से कोई लेना देना है, ना बुद्धिवाद से, ना विवेकवाद से, ना वैज्ञानिकवाद से। तमाम प्रकार के जो वाद हैं इसमें इनकी कोई आस्था नहीं है। हमने इससे पहले बताया ये बड़े बड़े साहित्य सृजन किया जाए, बहुत सारे किताबों को लिखा जाए, ढेर सारे पेपर्स प्रकाशित किए जाए, इसमें इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इनमें और क्या है, इस बुद्धिवाद में, इस अस्तित्ववाद में कुछ नाशवाद के सिद्धांत है। अपने मूल्यों को आप स्वयं सृजन करिए। हर व्यक्ति के मूल्य अलग होंगे। कोई एक शाश्वत या एक सार्वभौमिक मूल्य व्यवस्था नहीं होती है। हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं ना कि दैट थीवरी इज अ क्राइम, अतः चोरी करना एक अपराध है। थीवरी इज अ क्राइम। टू बी हार्श विद अदर्स अगेन इट इज अनकॉल्ड फॉर। दूसरों के साथ असभ्य होना ये बिल्कुल गलत है। इट इज हार्श टू बी अनसिविलाइज्ड विद अदर्स। लेकिन इस प्रकार के जो शाश्वत मूल्य जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, सार्वभौमिक मूल्य हैं, इस प्रकार के चिरकालिक सार्वभौमिक मूल्यों में अस्तित्ववादियों की कोई आस्था नहीं है, क्योंकि उनके जो मूल्य हैं बिल्कुल अलग हैं, जो उनके स्वयं के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए नाशवाद का जो आपके अपने मूल्य हैं उसको स्वीकार करिए, बाकी सारे मूल्यों को आप छोड़ दीजिए, बेकार हैं। अब देखिए, इसके बाद ये सारी बातों को समझने के बाद अब जब ये बात करता है कि जो 20वीं शताब्दी हमारे सामने, जो 20वीं शताब्दी का जो उदय हुआ, द एडवेंट ऑफ द 20th century and particularly moving towards the decade of 1930s and thereafter, the philosophers of the existential philosophy, they said that now the time has come to shift our focus from the philosophy of ideas
and from the philosophy of commodities to the philosophy of humanism. यानी 20वीं शताब्दी में 1930 और 40 के दशक के बाद जिस प्रकार का वातावरण बनने लगा था, उस वातावरण को देखते हुए अस्तित्ववादी विचारकों ने कहा अब समय आ गया है जब हम विचारों के दर्शन का परित्याग करें. द फिलॉसफी ऑफ आइडियाज, जो हीगल ने कहा था, फिलॉसफी ऑफ आइडियाज, यानी विचारों के दर्शन का हम परित्याग करें, या द फिलॉसफी ऑफ मैटर और द फिलॉसफी ऑफ कमोडिटीज, या वस्तुओं का जो दर्शन था, जो मार्क्स का जो दर्शन है, यानी वो विचारों का दर्शन है हीगल का, और जो मार्क्स का है वो है वस्तुओं का दर्शन. इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना, कार्ल मार्क्स कहता है, आई फाउंड द हीगेलियन डायलेक्टिक स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, आई सिंपली ब्रॉट इट डाउन टू इट्स टोज. I found the Hegelian dialectic standing on its head. I simply brought down to its toes. मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा देखा, मैंने उसको पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यानी जो उसकी वास्तविक स्थिति होनी चाहिए. अस्तित्ववादी दोनों प्रकार के डायलेक्टिकल फिलॉसफी को वो खंडित करते हैं. दैट इज द डायलेक्टिकल ऑफ आइडियाज एंड द डायलेक्टिकल ऑफ कमोडिटीज. अर्थात विचारों की जो प्रधानता है और वस्तुओं की जो प्रधानता है. कहा कि इस प्रकार के दर्शन का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि दर्शन किस प्रकार का होना चाहिए? द फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात मानव दर्शन होना चाहिए. दर्शन वो दर्शन होना चाहिए जो एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है. तो उन्होंने कहा अब समय आ गया है जब फिलॉसफी ऑफ आइडियाज को हमें छोड़ देना चाहिए, जब फिलॉसफी ऑफ मैटर को या द फिलॉसफी ऑफ कमोडिटीज को हमें किनारे कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और हमारे सामने अब क्या है? एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े दर्शन को हमें अपनाना चाहिए. तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं. यानी इन एसेंस इट इज अ रिजेक्शन ऑफ द वेस्टर्न थ्योरी एज वेल एज ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी. मार्क्सवादी सिद्धांत का ये परित्याग करने के बारे में बात करते हैं अस्तित्ववादी, और साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का यानी उदारवादी दर्शन का भी ये परित्याग करने के बारे में बात करते हैं. अब इस प्रकार की निराशा क्यों हुई? अब बात ये आती है क्यों इतना निराशा हो गई अस्तित्ववादियों की? क्या ना तो उनका दर्शन में, उनका कोई विचारों के दर्शन में कोई आस्था रही, ना मार्क्सवादी दर्शन में कोई आस्था रही, ना धर्म में, ना नैतिकता में, किसी भी, ना तर्कवाद में, ना बुद्धिवाद में, ना वैज्ञानिकवाद में, किसी प्रकार के दर्शन में अस्तित्ववादियों का कोई आस्था नहीं रह गई थी. देयर मस्ट हैव बीन समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग to the existential philosophers. That's why they were speaking against all the established theories of the intellectual world. जो बौद्धिक दुनिया है उसमें जो स्थापित जो सिद्धांत है उन सब का ही खंडन करते हैं और कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. तो आखिर इसका मूल कारण क्या था? कुछ तो कारण रहे होंगे, है ना. अब उसको कारण को अगर हम देखना प्रयास करें, जो विभिन्न अस्तित्ववादियों का दर्शन हमारे सामने आता है, पहला जो हमें मूल कारण दिखता है, they are very much dejected by both the principal systems of the world. यानी दुनिया के जो दो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, एक तो जो वेस्टर्न सिस्टम है और दूसरा जो मार्क्सियन सिस्टम है, अर्थात जो पाश्चात्य प्रणाली है और साथ साथ जो साम्यवादी प्रणाली, दोनों से बहुत ज्यादा इनको हताशा और निराशा हुई. पाश्चात्य दर्शन से तो पहले भी था, आपने न्यू लेफ्ट में जब हमने बताया था आपने समझ गए होंगे, अभी याद होगा आपको कि पाश्चात्य दर्शन में तो मार्क्सवादी या मार्क्स के जो अनुयायी थे, 20वीं शताब्दी में जो अनुयायी जो और सामने आए, उनका मार्क्स की तरह से किसी प्रकार की पूंजीवादी दर्शन में या पाश्चात्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आसक्ति या आस्था नहीं थी. लेकिन साथ साथ साम्यवादी प्रणाली में भी कोई आस्था नहीं थी. कारण क्या था? कारण ये था जो हमने पहले भी बताया था, वो यहां पर भी वही बात आ रही है कि दोनों व्यवस्थाओं में अस्तित्ववादियों को यह प्रतीत हुआ कि कुल मिलाकर दोनों व्यवस्था एक आम आदमियों को, आम व्यक्तियों को, आम जनता को कुचलते जा रहे हैं. दे आर ट्रैम्पलिंग, दे आर सिंपली क्रशिंग
an ordinary individual under the boots of their respective systems. अपने अपने शासन प्रणालियों के पैरों तले ये आम जनता को रौंद रहे थे, कुचल रहे थे। उन्होंने कहा पाश्चात्य जो प्रणाली है, पाश्चात्य जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कैसे व्यक्ति कुचला जा रहा था। इनके अनुसार पाश्चात्य जो राजनीतिक प्रणाली है वो उसका जो मूल स्वभाव है वो प्रॉफिट पर आधारित है, अर्थात लाभ पर आधारित है। पूंजीवादी समाजों में, या और अच्छा नाम दे दें लोकतांत्रिक, पाश्चात्य लोकतांत्रिक समाजों में एक जो व्यवस्था स्थापित है वो मार्केट पर आधारित है, बाजार आधारित व्यवस्था है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, मार्केट बेस्ड सोसाइटी है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस समय ही फ्री सोसाइटी के बारे में बात होनी लगी थी। एल्फ्रेड हेयक और मिल्टन फ्राइडमैन, ये दो बहुत बड़े विचारक हैं हमारे सामने, जो लिबर्टेरियन फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रवक्ता थे। एल्फ्रेड हेयक और शासक मिल्टन फ्राइडमैन। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्राइडमैन की पुस्तक है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्राइडमैन की। और एल्फ्रेड हेयक की भी जो पुस्तक है द रोड टू सर्फडम, गुलामी का रास्ता, गुलामी का रास्ता, द रोड टू सर्फडम। सर्फडम का मतलब है SERF, सर्फ, कपड़ा धोने वाला सर्फ नहीं, यानी ये जो गुलामी वाला जो विचार है उसको कहते हैं सर्फ, SERF, सर्फ, सर्फडम, DOM, सर्फडम। तो यानी गुलामी का जो रास्ता है। इन दोनों विचारकों ने इस बात पर कड़ा प्रहार किया कि राज्य जितना, यानी समाज जितना अधिक खुला होगा, जितना ओपन सोसाइटी होगी, ओपन सोसाइटी से तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा फ्री ट्रेड कॉमर्स होगा, जितना ज़्यादा खुला वाणिज्य और व्यापार होगा, जितना ज़्यादा बाजार आधारित व्यवस्था होगी, उतना ही वो अच्छा समाज होगा। भाई इसीलिए तो इन लोगों को, एल्फ्रेड हेयक को तो नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स का। they were regarded as great philosophers by the western society। लेकिन जो अस्तित्ववादी मानते हैं कि इन्होंने जो एक खुले समाज का जो स्वरूप दिखाया है, एक प्रकार से पूंजीवादी समाज को और अधिक उसको जड़ता प्रदान कर दिया और अधिक उसको गहरा कर दिया। कहा कि इस प्रकार के जो पाश्चात्य लोकतांत्रिक देश हैं वो अच्छे समाज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव सबसे बड़ी बात है जो सिस्टम को चलाती है। जितना ज़्यादा बाजार आधारित व्यवस्था होगी उतना ही ज़्यादा व्यक्ति धनार्जन की सोचेगा, और ऐसे समाज में वही व्यक्ति अधिक धनार्जन कर पाएगा, उसी व्यक्ति के पास ज़्यादा लाभांश होगा, उसी व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलेगा जो व्यक्ति योग्य हैं, काबिल हैं। काबिल या योग्य से मतलब है जिनको अच्छी शिक्षा मिली है, जिनके पास टैलेंट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसा समाज उनके लिए फलदायी होगा। जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए वो होगा, जो मैनेजरियल क्लास है, जो प्रबंधक वर्ग है, जो टेक्नोक्रेटिक क्लास है, जो नौकरशाही संवर्ग है, ये वो सब उन लोग के लिए है समाज। और ऐसे समाज में वही फले फूलेंगे और आम इंसान और दबता चला जाएगा, वो और गड्ढे में गिरता चला जाएगा। इसलिए स्वाभाविक इनका आक्रोश या रोष पूंजीवादी पाश्चात्य लोकतांत्रिक समाजों के प्रति था। इसलिए उसकी कटु आलोचना करते हैं और कहा यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 1930 में महामंदी आई, लेकिन फिर भी ये प्रवृत्ति रुकती नहीं है, बल्कि राज्य का सहारा लेकर अब पूंजीवाद चलाया जाता है। हमने आपको बताया था जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट जॉन डेलोना रूजवेल्ट। तो जो रूजवेल्ट उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 1930 के बाद और 40 के बीच में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो रूजवेल्ट है, FD रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलोना रूजवेल्ट, पूरा नाम है FD रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलोना रूजवेल्ट। और उनके ही ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे जॉन मेनार्ड कीन्स, KEYNES कीन्स। तो हम कहते हैं JM कीन्स, शॉर्ट में कहते हैं JM कीन्स। ये उनके प्रिंसिपल एडवाइजर थे। मनी, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट नाम की इन्होंने पुस्तक लिखा था, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट
है ना। इस नाम की उन्होंने पुस्तक लिखा था कीन्स ने, और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि पूंजीवाद को बचाने के लिए अब आवश्यक हो गया कि राज्य का सहारा लिया जाए। पूंजीवाद को डूबने नहीं देना चाहिए। कैपिटलिज्म और द लिबरलिज्म शुड नॉट बी अलाउड टू सिंक इन द वास्ट सी ऑफ डिप्रेशन। इन्होंने कहा ये जो वैश्विक महामंदी रूपी एक बहुत बड़ा सागर हमारे सामने आ गया है, उसमें उदारवाद को डूबने से हमें बचाना होगा, एक प्रकार से पूंजीवाद को डूबने से बचाना होगा। इसलिए कहा उन्होंने कि इस पूंजीवाद को, उस उदारवाद को तभी बचाया जा सकता है जब हम राज्य का सहारा ले। द स्टेट शुड नाउ बी कंसिडर्ड एज अ सेवियर। राज्य को एक अब रक्षक के रूप में उसकी भूमिका हमें स्थापित करना होगा। और रक्षा किसकी करेगा? जो पाश्चात्य लोकतांत्रिक देश हैं और उस लोकतंत्र का जो एक अभिन्न हिस्सा है पूंजीवाद, बाजारवाद। इस पूंजीवाद, बाजारवाद को बचाने के लिए अब राज्य का सहारा लेना होगा। इसलिए जो अस्तित्ववादी उन्होंने कहा यानी ये जो पूंजीवाद था 1930 के बाद भी ये रुका नहीं है, ये समाप्त नहीं हुआ, बल्कि द रीबर्थ ऑफ कैपिटलिज्म इन अ न्यू फॉर्म। इसीलिए उसने कहा स्टेट कैपिटलिज्म और स्टेट सपोर्टेड कैपिटलिज्म। इसलिए पूंजीवाद के या पाश्चात्य लोकतंत्र के विरुद्ध इनकी स्वाभाविक एक आपके लिए कि एक इनका एक आलोचनात्मक दृष्टि थी। लेकिन साम्यवादी प्रणालियों के प्रति भी बहुत ज़्यादा कठोर थे। उन्होंने कहा कहाँ गया वो श्रमिक, कहाँ गया वो मजदूर। साम्यवादी प्रणालियों में जो साम्यवाद एक आम मजदूर की, आम श्रमिक के बारे में बात करता है, वो तो इस भीड़ में खो गया है। He is totally lost in this vast world. The modern communism that is being carried on by the new states or by the new, you can say, the emerging states in the East European countries. जो पूर्वी यूरोप में जो राज्य हैं, नए नए साम्यवादी जो राज्य हुए हैं, जो जैसे हम रोमानिया है, हमने बताया था ना, रोमानिया है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया है, बुल्गारिया है, ये सारे जो नए नए साम्यवादी राज्य जो उत्पन्न हुए हैं, उसमें आम श्रमिक तो दिख ही नहीं रहा है, बल्कि वो तो और साइडलाइन हो गया है। पूंजीवादी तो करते ही करते थे, अब तो यहाँ पर भी इनका दमन होने लगा। इसलिए इन्होंने कहा, इनको बहुत हताशा हुई, निराशा हुई कि एक आम व्यक्ति के जीवन पर जिस प्रकार से दोनों जो व्यवस्थाएं थी, यानी जो लिबरल सिस्टम था साथ साथ जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, दोनों आम व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा प्रहार कर रहे थे और आम व्यक्ति खोता चला जा रहा था इस दुनिया में, वो कुचला चला जा रहा था। अभी तक व्यक्ति का शोषण केवल पूंजीवादी देशों में हो रहा था, उदारवादी देशों में हो रहा था, लेकिन अब इसका दमन हो रहा है। यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था में शोषण तो नहीं हो रहा, लेकिन उसका दमन हो रहा है। ही इज बीइंग रिप्रेस्ड अंडर द बूट्स ऑफ द कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स। जो साम्यवादी तानाशाह हैं, उनके जूते तलो इनको रौंदा जा रहा है। इसलिए दे वर वेरी मच डिरेक्टेड। इनको दोनों प्रकार की प्रशासन प्रणाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, तो पहला कारण ये था, तो दूसरा कारण क्या था? अब ये था, दूसरा कारण क्या था, ये जो